क्वेश्चन जो है वो दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है ताकि आपको मोटी मोटी बातें समझ में आ जाएं। जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए भी इजी हो जाएगा थोड़ा। बाकी सॉल्यूशन सिर्फ हिंदी में किया हुआ है, पर इतना स्ट्रेसफुल कुछ है नहीं, इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको बेसिक टर्म्स पता है तो। क्वेश्चन क्या दिया गया है पहला, कि यदि किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और उसमें जो विकृति उत्पन्न होती है वो 0.15 हो, तो लगाया गया बल कितना होगा। यानी आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यंग के प्रत्यास्था गुणांक यानी कि y की वैल्यू दी हुई है और विकृति का मान आपको दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि जो आपने फोर्स लगाया है, जिस बल के कारण आपकी ये इलास्टिसिटी की घटना उत्पन्न हो रही है प्रत्यास्था की, उस बल का मान कितना होगा। एक चीज जो और ध्यान देने वाली है, क्वेश्चन के लास्ट में इसने ब्रैकेट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है। देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, इसने क्वेश्चन में ही ब्रैकेट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे दिया। इसका मतलब आपको जो अपना आंसर निकालना है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में निकालना है। अगर बल पूछता तो बल आप निकालते न्यूटन में, या कुछ नहीं लिखता तो हम न्यूटन में आंसर निकालते, लेकिन इसने मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में कि हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर निकालना है, इसलिए न्यूटन होता है बल का मात्रक और मीटर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का मात्रक। यानी आपको जो वैल्यू निकालनी है वो एक्चुअली आपको F/A की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे, हमें दिया हुआ है y की वैल्यू इतनी है और विकृति यानी स्ट्रेन की वैल्यू 0.15 है। याद क्या करना है आपको, F/A। अब जब हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था उसमें यंग का प्रत्यास्था गुणांक पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जो यंग का प्रत्यास्था गुणांक होता है वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल के कारण उत्पन्न होता है, और इसके कारण जो विकृति उत्पन्न होती है वो भी अनुदैर्ध्य विकृति होती है। यानी जो हमें इसमें निकालना है F/A, वो है हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और जो विकृति दी हुई है 0.15, ये है हमारी अनुदैर्ध्य विकृति। या फिर y का दूसरा फॉर्मूला हमें क्या मिला था, F/A अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। यहाँ से हमें F/A कितना मिला, y इंटू अनुदैर्ध्य विकृति। y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो y की वैल्यू रख दीजिए और विकृति की जगह रख दीजिए 0.15। सॉल्व करने पर आपको F/A मिलता है 3 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी हमें निकालना भी था F/A की वैल्यू मिल गई, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका मात्रक दिया हुआ है, सबसे पहले तो जो आपका आंसर आता है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन उसकी यूनिट यानी कि मात्रक लगाना भूल जाते हैं। तो याद रख के आपको हर क्वेश्चन में, हर न्यूमेरिकल में अगर उस राशि की कोई यूनिट है तो वो जरूर साथ में लिखनी है। जैसे F/A का मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो जो आपकी मैथमेटिकल वैल्यू आई 3 × 10⁻10, उसके आगे आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मात्रक लगाना है। दूसरी चीज न्यूमेरिकल करते टाइम हमें ये ध्यान रखनी है कि जो भी राशि हम यूज कर रहे हैं उनका मात्रक एक ही सिस्टम में होना चाहिए। हमने मात्रकों की 4 पद्धतियां पढ़ी थी, MKS, CGS, FPS और SI यूनिट। तो आप जिस भी पद्धति में मात्रक ले रहे हैं एक राशि का, बाकी राशियों के मात्रक भी आपको उसी पद्धति में लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बल के लिए MKS सिस्टम में न्यूटन का यूज कर रहे हैं, बल का मात्रक न्यूटन होता है MKS पद्धति में, तो अगर आप बल के लिए न्यूटन का यूज कर रहे हैं तो MKS में दूरी का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। तो आपको बाकी जो राशियां हैं, चाहे वो कोई भी राशि हो, उनके लिए भी आपको वही पद्धति यूज करनी है जो आप किसी एक राशि के लिए कर रहे हैं। कहने का मतलब, किसी भी क्वेश्चन में जितनी भी राशियां आपको दी हुई हैं, सबके जो मात्रक हैं वो अगर अलग अलग यूनिट में, अलग अलग सिस्टम में दिए हुए हैं, तो आपको सबको पहले एक सिस्टम में कन्वर्ट करना है। मात्रक पद्धति जो है वो आपको एक ही रखनी है पूरे क्वेश्चन में। वो आपकी इच्छा है कि आप MKS लेते हैं, CGS लेते हैं, FPS लेते हैं, जो आप लेना चाहें, लेकिन
जो भी मात्रक पद्धति लेंगे वो आपको एक ही रखनी है। अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में किया हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ हमें एमकेएस पद्धति का ही यूज करना है। तो अगर ये कोई और राशि होती इसके अंदर और वो किसी दूसरी मात्रक पद्धति में दी हुई होती, तो पहले हम उसे एमकेएस में कन्वर्ट करते और उसके बाद उस आंसर को सॉल्व करते। यहाँ हमारे पास ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाइए और वैल्यूज पुटअप कीजिए। जीरो से ए के बीच में जो ग्राफ मिल रहा है, हमें वक्र मिल रहा है, वो रैखिक है, यानी कि एक रेखा के रूप में मिल रहा है। तो ये जीरो से ओ वाला ए वाला जो पॉइंट है, सॉरी, जीरो से ए वाला जो पॉइंट है, ये ग्राफ रैखिक मिल रहा है और हम कहते हैं कि ये जो एरिया है इसमें हुक के नियम का पालन होता है। हुक के नियम का पालन होता है का मतलब जब भी हम प्रत्यारोपित बल हटा लेते हैं तो पिंड वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ठीक है, इसी को आप कह रहे हैं कि ये जो है वो पदार्थ का प्रत्यास्थ आचरण या इलास्टिक बिहेवियर दिखाता है। ग्राफ में लिखा हुआ है एरो बना के, जीरो से ए के बीच का एरिया, उसमें पदार्थ प्रत्यास्थ आचरण दिखा रहा है, मतलब हुक के नियम का पालन करता है। जैसे ही आप बल को हटा लेते हैं तो पिंड अपनी प्रारंभिक विमाओं को वापस प्राप्त कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। आगे का एरिया हमें मिलता है पॉइंट ए से बी के बीच का एरिया। तो ए से बी के बीच के एरिया में प्रतिबल और विकृति, देखिए ग्राफ सरल रेखा में नहीं है, रैखिक नहीं है। रैखिक नहीं है इसका मतलब प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती नहीं है। समानुपाती मतलब जो समानुपाती का डायरेक्ट रिलेशन आता है कि जैसे आप एक की वैल्यू बढ़ाएंगे दूसरे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो बिल्कुल एग्जैक्टली रैखिक ग्राफ नहीं है, इसका मतलब हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, मतलब हम साफ साफ नहीं कह सकते कि ये अनुक्रमानुपाती हैं एक दूसरे के। लेकिन फिर भी जब आप भार हटा लेते हैं तो पिंड वापस अपनी प्रारंभिक विमा पर आ जाता है। यानी कि बिल्कुल प्रत्यास्थ आचरण तो नहीं करेगा कि जैसे ही आपने बल को हटाया वैसे ही वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ गया और प्रतिबल और विकृति समानुपाती हो गई। कहने का मतलब हुक के नियम का एज इट इज पालन तो नहीं होता, लेकिन जब आप भार हटाएंगे तो वस्तु वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाती है। ये जो पॉइंट बी है इसे आप कहते हैं पराभव बिंदु या प्रत्यास्था सीमा। इंग्लिश में कहा जाता है यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। यानी चारों चीजें क्या है, प्रत्यास्था सीमा, पराभव बिंदु, यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट, चारों एक ही चीज को दिखा रहे हैं। बिंदु बी को तो आप कहेंगे पराभव बिंदु या यील्ड पॉइंट। इलास्टिक लिमिट हमने क्या देखी थी कि वो लिमिट जिसके नीचे नीचे अगर आपने बाह्य बल हटा लिया तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। यानी जीरो से बी तक की जो लिमिट है वो हो गई आपकी इलास्टिक लिमिट, कि यहाँ से जीरो से लेकर बी बिंदु तक अगर आप कोई बल लगा के वापस हटा रहे हैं तो इसका मतलब वस्तु अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाएगी। अब देखिए इस बी के संगत जो प्रतिबल है, यानी कि आपने ग्राफ में जिस प्रतिबल के संगत ये बी बिंदु प्राप्त किया है उस प्रतिबल को इसका पराभव सामर्थ्य या यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। इसे सिग्मा वाई से डिनोट करते हैं। ग्राफ में ये बिंदु आपको दिखेगा एस वाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो बी पॉइंट है वो आपका इलास्टिक लिमिट या पराभव बिंदु कहलाता है और इस बी पॉइंट के ऊपर जो आपका प्रतिबल होता है वो आपका पराभव सामर्थ्य सिग्मा वाई कहलाता है। थर्ड पॉइंट हमें क्या कहते हैं, हम थर्ड पॉइंट में हम क्या देखते हैं कि अगर हम भार को और बढ़ाते हैं, अब आगे हम भार को और बढ़ाते हैं तो जो प्रतिबल उत्पन्न होता है अब वो पराभव सामर्थ्य से ज्यादा हो जाता है। पराभव सामर्थ्य बिंदु बी के संगत जो प्रतिबल था वो था। अब अगर और भार बढ़ाया तो प्रतिबल का मान और बढ़ेगा और प्रतिबल का मान पराभव सामर्थ्य से ज्यादा हो जाएगा।
इस कंडीशन में क्या होगा, इलास्टिक लिमिट से आगे जब जाएंगे तो क्या होगा कि आपने प्रतिबल का मान थोड़ा सा भी बढ़ाया है तो विकृति का मान तेजी से बढ़ता है। जैसे आपको ग्राफ मिलेगा बी से लेकर आगे पूरा डी तक का। बी से डी तक के ग्राफ में आप क्या देखेंगे कि आप प्रतिबल का मान थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं तो भी विकृति का मान बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है। बी और डी के बीच में जो पॉइंट सी है, उस पॉइंट तक हम भार को जब वापस हटाते हैं तो पिंड अपनी प्रारंभिक अवस्था में तो नहीं आता, यानी जब प्रतिबल शून्य हो जाता है तो भी विकृति शून्य नहीं होती। इसलिए हम ये कह देते हैं कि द्रव्य में जो पदार्थ है उसमें स्थायी विरूपण हो जाता है। यानी कि आप अभी हम स्टडी कर रहे हैं बी से लेकर डी तक वाला पार्ट ग्राफ का, और इस बी से डी तक के पार्ट में हमने क्या देखा कि अगर हम प्रतिबल का मान बढ़ाते हैं थोड़ा सा भी तो विकृति का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बी और डी के बीच के ग्राफ में जो पॉइंट सी है वहां तक पॉइंट सी तक अगर हम भार को हटा लेते हैं तो भी पिंड अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आता। अगर प्रतिबल शून्य कर दें तो भी विकृति शून्य नहीं होती। तो हमने क्या कह दिया कि इस पदार्थ में स्थायी विरूपण हो गया। ऐसे विरूपण को प्लास्टिक विरूपण या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या हो गया कि हमने प्रतिबल को जीरो कर दिया, वापस हटा लिया, तो भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आई। अब सी से आगे चलते हैं पॉइंट डी। पॉइंट डी पर जब कोई वस्तु आ जाती है तो पॉइंट डी जो है ये चरम तनन सामर्थ्य यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। इसे आप सिग्मा यू से प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट डी से आगे प्रत्यारोपित बल को आप घटा देंगे तो भी विकृति उत्पन्न होती रहती है। यानी कि प्रतिबल का मान घटा रहे हैं तो भी विकृति उत्पन्न होती रहती है। और बिंदु ई को आप फ्रैक्चर पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट या विभंजन बिंदु कह रहे हैं। यहां पर आकर वस्तु आपकी टूट जाती है। ठीक है। अब अगर ये जो पॉइंट डी और ई है, यानी कि ये जो डी है जिसे आप कह रहे थे चरम सामर्थ्य बिंदु, और पॉइंट ई है जिसे आप कह रहे हो फ्रैक्चर पॉइंट या विभंजन बिंदु, ग्राफ में ये डी और ई अगर पॉइंट पास पास हैं तो इस पदार्थ को आप कहोगे ब्रिटल या भंगुर। यदि ग्राफ में वो दूर दूर है, ये दोनों पॉइंट्स आपको ग्राफ में दूर दूर मिलते हैं, तो आप पदार्थ को कहोगे डक्टाइल या तन्य। क्या मतलब हुआ कि पॉइंट डी जो है, जहां तक आपको प्लास्टिक विरूपण मिल रहा था, जहां तक आपको चरम तनन सामर्थ्य मिल रहा था, ये और फ्रैक्चर पॉइंट ये दोनों पास पास हैं। पास पास होने का मतलब जैसे ही आपने डी के बाद स्ट्रेस का मान कम किया तो भी वो वस्तु टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। तो डी और ई पास पास होने का मतलब है कि इन दोनों का जो प्रतिबल है उसका मान बहुत कम है, उसके मान में अंतर बहुत कम है। तो अगर थोड़े से अंतर अगर डी के बाद थोड़े से अंतर के लिए भी आपकी वस्तु फ्रैक्चर हो रही है, इसका मतलब वो भंगुर है, ब्रिटल है। लेकिन फ्रैक्चर होने में अगर थोड़ा टाइम ले रही है या थोड़ा और गैप ले रही है तो वो वस्तु तन्य या डक्टाइल कहलाती है।